हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक शाला। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। तो इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है। तो जब हम डीएनए को समझ लेंगे तब हम डीएनए सीक्वेंसिंग समझेंगे कि ये क्या होती है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग को परफॉर्म करने का। So let's start with the topic 1, that is DNA. First of all, what is DNA? DNA is made of nucleotides. ये सबसे बेसिक चीज़ है कि हमारा जो DNA है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक अप DNA. तो ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो DNA को बनाते हैं। यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होती है और एक बेस होता है। तो इन तीनों को मिला के हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई दीवार बनानी है तो दीवार बनाने के लिए हमें ईंटों की रिक्वायरमेंट है। बिना ईंटों की दीवार नहीं बन सकती। वैसे ही वो दीवार हमारी डीएनए है और वो ईंटें हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब जैसे ईंटें भी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बने हैं, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स शुगर, फॉस्फेट और बेस से मिलके बने हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? दैट डीएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स हैज 3 पार्ट्स, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। तो सबसे पहले हम इस शुगर को समझते हैं कि हमारे डीएनए में ये जो शुगर है ये कौन सी शुगर है। तो इस शुगर का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। इसका नाम बेशक शुगर है पर ये कैंडी जैसी स्वीट नहीं है। इट जस्ट बिलोंग टू अ शुगर फैमिली इन द केमिस्ट्री। तो हमें पता है कि हमारा डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम उस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो हमारा डीएनए हमें कुछ ऐसे नज़र आता है। ये सीढ़ी जैसा लग रहा है कुछ, कि ये सीढ़ी की साइड्स हैं और ये सीढ़ी के स्टेप्स हैं। तो ये जो साइड्स हैं डीएनए की, ये तो बनी होती हैं शुगर और फॉस्फेट की। किसकी? शुगर और फॉस्फेट की। बचा क्या? बेस। तो साइड्स बन गई शुगर और फॉस्फेट की और स्टेप्स बन गए सीढ़ी के बेस। तो हमारा डीएनए इसी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो हम ये समझते हैं कि जो शुगर है ये काम कैसे करती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे डीएनए की बैकबोन क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो इसी बैकबोन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि शुगर ने एक साइड से तो फॉस्फेट को पकड़ा हुआ है और इसने एक साइड से बेस को पकड़ा हुआ है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड का सेंटर का पार्ट क्या है? शुगर, जिसने इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। अब हमने कहा कि हमारा डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, लेकिन ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? ये मेन पॉइंट है। तो हम यहाँ पे एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड का शुगर बना देते हैं। हमने कहा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे? तो कौन करवा रहा है कनेक्शन? शुगर करवा रहा है, क्योंकि शुगर ने एक साइड से फॉस्फेट को पकड़ा हुआ है, एक साइड से इसने बेस को पकड़ा हुआ है। तो ये शुगर अपने तीसरे साइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर को पकड़ेगा, राइट? लेकिन इस बात में एक ट्विस्ट है कि शुगर्स आपस में कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते। अगर शुगर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते तो ये लंबी लंबी चेन्स कैसे बनेंगी? लाइक दिस। जैसे कि इस शुगर ने फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, वैसे ही ये शुगर इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगी। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और आपस में इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को कौन जोड़ रहा है? फॉस्फेट जोड़ रहा है। इसको हम ज़रा ऐसे समझते हैं। हमने ये ट्रे अपने घरों में देखी होगी। इसके अंदर हम आइस क्यूब्स जमाते हैं। अब इन आइस क्यूब्स को हम समझ लेते हैं कि ये हमारी शुगर्स हैं। हम देख सकते हैं कि ये सभी आइस क्यूब्स कनेक्टेड है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आइस क्यूब्स कनेक्टेड नहीं है। हमें साफ साफ दिख रहा है ये सब के सब आपस में कनेक्टेड है। लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड है? इस प्लास्टिक के थ्रू कनेक्टेड है।
तो अब ये आइस क्यूब्स हो गई हमारी शुगर, और ये जो बीच का पार्ट है ये प्लास्टिक, ये हो गया फॉस्फेट। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू फॉस्फेट, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू फॉस्फेट। तो यानी कि फॉस्फेट यहाँ पे क्या काम कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ कनेक्टर हियर, लिंक करने का काम कर रहा है इन सभी शुगर्स को, जोड़ रहा है इन सब न्यूक्लियोटाइड्स को। तो अब हमने समझा कि हमारा शुगर क्या कर रहा है, हमारा फॉस्फेट क्या कर रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि बेस क्या करता है। यहाँ पर एक और चीज़ से भी हम फॉस्फेट को समझ सकते हैं कि जैसे हमने कहा था कि हमारी डीएनए एक दीवार है और उसमें जो ईंटें हैं वो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब जैसे ईंटें आपस में अगर हम रख दें तो वो जुड़ेंगी तो नहीं, उन ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट यूज़ करते हैं, तो वही सीमेंट हमारा फॉस्फेट है। तो अब हम बेस के ऊपर चलते हैं। हमारे डीएनए में 4 बेसेस होते हैं, एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन और ग्वानाइन। यही 4 बेसेस हमारे डीएनए के अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस बनाते हैं। तो ये 4 बेसेस क्या करते हैं? ये इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं। दे आर लाइक अ मैनुअल टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी से काम करवाने के लिए ये 4 बेसेस बहुत सारी सीक्वेंसिंग बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे कि अगर आपके डीएनए में ये सीक्वेंस है ATGCCA, इन्हीं 4 बेसिस ने ये एक सीक्वेंस बनाई, तो ये सीक्वेंस क्या काम करवाएगी? प्रोटीन बनवाएगी। तो यही 4 बेसिस हैं, यही से ही बहुत सारी सीक्वेंसेस बनती हैं और यही सीक्वेंसेस बॉडी में अलग अलग काम करवाते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो 4 बेसिस हैं ये क्या करते हैं। अब बात ये आती है कि जो 4 बेसिस हैं ये पेयर अप कैसे करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A हमेशा T के साथ पेयरअप करता है, C हमेशा G के साथ पेयरअप करता है। हमने ये सुना होगा, लेकिन हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि A कभी C के साथ क्यों नहीं पेयरअप करता, T कभी G के साथ क्यों नहीं पेयरअप करता। तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि A हमेशा T के साथ ही पेयरअप करेगा और C हमेशा G के साथ ही पेयरअप करेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? हम समझ सकते हैं कि एक ताला होता है, उस ताले का एक पर्टिकुलर शेप होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप की चाबी ही लग सकती है। वैसे ही इन बेसिस का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक शेप है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर बेस ही फिट आ सकता है। जैसे कि A एक ताला है जिसके अंदर T नाम की चाबी ही लग सकती है, G नाम की चाबी नहीं लग सकती। वैसे ही C एक ताला है जिसके अंदर G नाम की चाबी लग सकती है। तो ये जो पेयरिंग करते हैं इसे कहते हैं बेस पेयरिंग, और जिस बॉन्डिंग के थ्रू ये पेयरअप हो रहे हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हमने ये देख लिया कि हमारा शुगर क्या कर रहा है, हमारा फॉस्फेट क्या कर रहा है, हमारा बेस क्या कर रहा है। इन तीनों को समझ के हमने ये समझ लिया कि हमारा ये जो डीएनए है ये कैसे बना हुआ है। ये शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है और ये स्टेप्स जो हैं बेस से बने हुए हैं, और फॉस्फेट इन सबको जोड़ के रख रहा है। अब हम समझते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है। सो डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द ऑर्डर ऑफ द बेसिस। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, यही 4 बेसिस ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस बनाते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है ATGCCA ये काम करवाती है कि प्रोटीन बनाओ। तो हम ये समझना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इन 4 बेसिस ने ऐसा क्या ऑर्डर बनाया कि जिससे प्रोटीन बना। तो हम उस सीक्वेंस को पढ़ना चाहते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? तो इस सीक्वेंस को रीड करना ही डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई है कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है। सिर्फ इन सीक्वेंसेस को रीड करना डीएनए सीक्वेंसिंग होता है। लेकिन हम डीएनए सीक्वेंसिंग क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड द जीन्स। आपकी बॉडी में कोई ना कोई ट्रेड्स होंगे। आपकी आंखों का कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या ग्रे है या ब्लू है, या फिर कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, किसी का स्किन टोन गोरा है या किसी का काला है या किसी का ब्राउन है। तो ये सब क्या है? हमारी बॉडी में ट्रेड्स हैं, हम इसे ट्रेड्स कहते हैं।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में ये ट्रेड्स कैसे आए। अगर मेरी आईज ब्लैक है तो उसकी आईज ब्लू क्यों है, मेरी आईज ब्लू क्यों नहीं है। तो हम इस जीन्स को जानना चाहते हैं क्योंकि यही जीन्स हमें ट्रेट्स देते हैं। और जीन्स क्या है, वो सीक्वेंसेस हैं। उन्हीं 4 बेसिस की बहुत लंबी लंबी सीक्वेंसेस हैं जो हमें ये ट्रेट्स देती हैं। तो उन जीन्स को समझने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। सेकेंडली, टू फाइंड द म्यूटेशंस। अगर हमारे डीएनए में यानी कि उन 4 बेसिस ने जो सीक्वेंसेस बनाए हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारी आ जाती है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, उसने अपने कैंसर पेशेंट का डीएनए सीक्वेंसिंग किया और उससे एक म्यूटेशन मिली। तो नॉर्मल जीन कुछ ऐसा दिखता है और म्यूटेटेड जीन कुछ ऐसा दिखता है। ये नॉर्मल जीन है ATG, लेकिन यहाँ पे C की जगह आ गया T, यानी कि अब ये एक म्यूटेटेड जीन है, सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई है, म्यूटेशन आ गई है, जिसकी वजह से जेनेटिक डिजीजेज आएंगी, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस आ सकता है, सिकल सेल अनीमिया आ सकता है, कैंसर, ये सब जेनेटिक डिजीजेज होते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि म्यूटेशंस क्या होती हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कैसे पता ये एक नॉर्मल जीन है, हमें कैसे पता कि टीके आने से उस पेशेंट को कैंसर हो गया या यहाँ पे कोई और बेस आने की वजह से उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हम ये कैसे समझें। तो इसलिए हम समझते हैं कि जीन क्या होता है। हमने देखा कि जीन डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे डॉट्स लगे हैं, ये पूरा डीएनए तो है नहीं, ये डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम जीन कह रहे हैं। तो जीन क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, आपकी बॉडी को ट्रेट्स देता है। तो अब मेन पॉइंट क्या है, यही जीन्स प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में सारा काम करते हैं, हमारी मसल्स को बिल्ड करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, सेल्स कैसे ग्रो और रिपेयर होंगे ये सब कंट्रोल भी प्रोटीन करता है। तो अगर हमारे जीन्स गलत प्रोटीन बनाना शुरू कर दे या प्रोटीन बनाए ही ना तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो हम ये समझते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये करेक्ट प्रोटीन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस जीन को पढ़ना आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 3 बेसिस का ATG, ये 3 बेसिस हैं, इन 3 बेसिस का एक कोडोन होता है। हम इस जीन को रीड करना सीख रहे हैं कि 3 बेसिस को एक कोडोन बोला जाता है। ये जीन है, यही प्रोटीन बना रहा है, 3 बेसिस का एक कोडोन बोला गया है। तो कोडोन क्या करता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की। तो फॉर एग्जाम्पल ATG, यहाँ पर ATG एक कोडोन है जो कह रहा है कि प्रोटीन की बिल्डिंग शुरू करो, और जो दूसरा कोडोन है CCA, ये कह रहा है कि प्रोटीन की बिल्डिंग शुरू हो चुकी है, अब मैं अमाइनो एसिड ऐड करवाता हूँ प्रोलाइन। जैसे कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, वैसे ही प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। अब CCA को पता है कि उसे प्रोलाइन अमाइनो एसिड ऐड करवाना है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन अब अगर यहाँ पर आ जाए म्यूटेशन, ये तो था हमारा नॉर्मल जीन ATG-CCA, ये हो गया हमारा एक म्यूटेटेड जीन ATG जो कह रहा था कि प्रोटीन की बिल्डिंग शुरू करो, CCA जो कह रहा था कि प्रोलाइन ऐड करवाओ, लेकिन C की जगह आ गया T। इसका मतलब प्रोलाइन ऐड नहीं होगा, जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो प्रोटीन नहीं बनेगा, गलत प्रोटीन बन सकता है या टूटा फूटा प्रोटीन बन सकता है या प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से बीमारी आ गई, क्योंकि हमारी बॉडी में काम कौन कर रहा है, प्रोटीन सारा काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन ही गलत बन गया या प्रोटीन नहीं बना, इसे कहते हैं जेनेटिक डिजीजेस। तो इन्हीं म्यूटेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। थर्डली, टू स्टडी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि कोविड-19 आया था। अब कोविड-19 क्या है, एक वायरस है, वायरस के पास डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस कोविड-19 वायरस के आरएनए का सीक्वेंस किया। तो उन्हें सीक्वेंस मिल गया कि ये जो कोविड-19 है ये कैसे काम करता है, कैसे अफेक्ट करता है। उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने उसके आरएनए का सीक्वेंस किया। अब जब उन्हें ये पता चल गया कि कोविड-19 काम कैसे करता है, तो वो उसकी वैक्सीन बनाने में
सक्सेसफुल हो गए। तो इसीलिए डीएनए सीक्वेंसिंग इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें डीएनए सीक्वेंसिंग की एक एप्लीकेशन नज़र आ रही है। अगर हमारे पास ये मेथड नहीं होता डीएनए सीक्वेंसिंग का तो हमें नहीं पता चलता कि कोविड-19 कैसे अफेक्ट करता है। जब हमें ये नहीं पता चलता तो वैक्सीन नहीं बनती। सो डीएनए सीक्वेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थली, टू फाइंड द बेस्ट मेडिसिन, इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, दो पेशेंट्स हैं, दोनों को सेम बीमारी है और डॉक्टर ने दोनों को सेम दवाई दी क्योंकि दोनों को बीमारी सेम है। लेकिन हुआ क्या कि एक पेशेंट के ऊपर उस दवाई ने अच्छे से काम किया और वो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे पेशेंट के ऊपर उस दवाई ने साइड इफेक्ट्स दे दिए, उसे ठीक भी नहीं किया और उसे साइड इफेक्ट्स भी दे दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का डीएनए अलग अलग है। इसीलिए दोनों का डीएनए अलग अलग काम करता है, दोनों के जीन्स अलग अलग है, अलग अलग काम करेंगे। तो डॉक्टर ने क्या किया, उस पेशेंट का जिसे साइड इफेक्ट्स हुए, उस डॉक्टर ने उस पेशेंट का डीएनए सीक्वेंस किया। उसके पास उस पेशेंट की सारी सीक्वेंसिंग की लिस्ट आ गई। तो उस सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उस पेशेंट के लिए एक ड्रग डिज़ाइन किया, जो उसकी बॉडी के लिए एक करेक्ट मेडिसिन है, जो उसकी बॉडी को साइड इफेक्ट्स ना दे। तो इसीलिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई? डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट, टू ट्रेस एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ से आए हैं या हम कहाँ से आए हैं, हम एशिया से बिलोंग करते हैं या हम इटली से बिलोंग करते हैं या हम जापान से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसको जानने के लिए कुछ डीएनए टेस्ट किट होती हैं जैसे कि 23andMe और एंसेस्ट्री डीएनए। तो इसके थ्रू आपका डीएनए सीक्वेंसिंग किया जाता है और उसे पता लगा सकते हैं कि आप कितने परसेंट साउथ एशियन हो या नहीं हो, या इतने परसेंट यूरोपियन हो, या आप अपना डीएनए एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करते हो जो इटली से है, या फिर आपके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए हैं। ये सब डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो अब हमने ये देख लिया कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्यों ज़रूरी है, हमने उसकी एप्लीकेशंस भी देखी, हमने उसकी नीड भी देखी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे परफॉर्म करें। तो डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म करने के लिए एक मेथड है एनजीएस। इसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, फास्ट और पावरफुल तरीका है डीएनए सीक्वेंस करने का। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले, दिस इज द स्टेप 1, कि सबसे पहले डीएनए सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। ब्लड ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं या टिश्यू ले सकते हैं। इस सैंपल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम उस एक्सट्रैक्टेड डीएनए को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसीलिए उसे छोटे छोटे पीसेज में कट करना ज़रूरी है। अब हमारे पास बहुत सारे डीएनए के छोटे छोटे पीसेस आ गए। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उन सभी पीसेस के एंड में एक अडेप्टर लगा देंगे। अब हमने सभी पीसेस के एंड में अडेप्टर क्यों लगाया? क्योंकि हम ये सारा काम एक सीक्वेंसिंग मशीन में आगे जाके करने वाले हैं। तो वो सीक्वेंसिंग मशीन उस डीएनए को रीड कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, इसलिए हमने ये अडेप्टर्स लगाए हैं। इसे डीएनए टैग्स भी कहते हैं। फोर्थ स्टेप में अब हमारे पास डीएनए के बहुत सारे पीसेस भी आ गए और उसके ऊपर हमने लास्ट में अडेप्टर भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उन सभी डीएनए के पीसेस की कॉपीज बनाएंगे। कॉपीज कैसे बनाएंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यही काम है, डीएनए की कॉपीज बनाना। अब हमारे पास डीएनए के पीसेस की बहुत सारी कॉपीज आ गई हैं। अब फिफ्थ स्टेप में हम इस डीएनए को सीक्वेंसिंग मशीन में डालेंगे। वो सीक्वेंसिंग मशीन अपना काम करेगी, अपने लाइट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू उन सभी डीएनए के पीसेस को रीड करेगी, उसका ऑर्डर निकालेगी और ये सारा आउटपुट हमें मिलेगा कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देता है, यानी कि हमें अब दिख रहा है जो हमारी 4 बेसेस हैं उन्होंने ऐसी एक सीक्वेंस बनाई है। तो हमें पेशेंट का सीक्वेंस मिल गया। अब इसको जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब उस सीक्वेंस में से उसको इंटरप्रेट करके वो म्यूटेशंस भी देख सकते हैं, जीन्स को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी यहाँ से फिर पॉसिबल हो गई और एवोल्यूशनरी और एंसेस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हैं।
तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा, हमने एनजीएस का एक जनरल वर्क फ्लो देखा है। ये डिटेल नहीं है, ये सिर्फ एक वर्क फ्लो है। दिस इज द लेक्चर 1। एनजीएस की डिटेल लेक्चर 2 में पढ़ाई जाएगी। इसमें एक टॉपिक और है कि हम जो डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के 3 मेथड्स हैं, जिसमें से अभी हमने एनजीएस पढ़ा। एक सेंगर सीक्वेंसिंग भी होता है और एक नैनोपोर सीक्वेंसिंग भी होता है। सेंगर सीक्वेंसिंग थोड़ा ओल्ड है, पुराना है, लेकिन जो शॉर्ट डीएनए होते हैं उसके लिए गुड है। लेकिन एनजीएस मॉडर्न है, सुपर फास्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट देता है, और ये एक साथ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डाटा सीक्वेंसेस को रीड कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने सब ओवरव्यू लिया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, एनजीएस का वर्कफ्लो हमने समझा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly like and comment in the video section. Thanks for watching. Have a great learning.